आज का क्वेश्चन है डैश इज लाइक अ प्रोडक्शन कंसेप्ट बट इट सिक्स कस्टमर नीड्स एंड एम्स टू डिस्पोज ऑफ व्हाट इज प्रोड्यूस। यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि ये जो भी कंसेप्ट है, ये जो भी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर दी गई, वो प्रोडक्शन कंसेप्ट की जैसी है। एक तो सेकंड चीज़ बोला गया है बट इट सिक्स कस्टमर नीड्स के बारे में भी यहाँ पर सोचा गया है, और यहाँ पर ये भी सोचा गया है कि किस तरीके से हमने जो कुछ भी प्रोड्यूस किया है उसे हम किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर तीन चीज़ों का हमें कॉम्बिनेशन देखना है। एक कि प्रोडक्शन कंसेप्ट से सिमिलर हो, दूसरा कि कस्टमर की नीड्स की तरफ भी देखा गया हो, और तीसरा कि डिस्पोज ऑफ व्हाट इज़ प्रोड्यूस। ठीक है, इन तीनों पर मतलब सेल्स एक्टिविटीज़ के ऊपर या फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर भी फोकस किया गया है। तो ऐसी कॉन्सेप्ट्स को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेल्स कंसेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड डिमांड। डिमांड तो कोई कंसेप्ट नहीं है तो उसे तो आप इग्नोर कर लो। प्रोडक्शन कंसेप्ट के जैसा हो बोला गया है यहाँ पर, लाइक अ प्रोडक्शन कंसेप्ट, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या? प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेल्स कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इन तीनों में से आंसर होगा। तो अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये देखिए, इसका आंसर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्यों है इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मार्केटिंग कंसेप्ट अगर हम देखना चाह रहे हैं 1950 टू 1960, ये 10 साल के लिए मार्केटिंग कंसेप्ट मार्केट में रहा। ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद में रखना, क्योंकि एग्जाम में 2016 या उसके पहले शायद 2015 में ये सारे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए हम बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे और डीप में हम इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, टोटल जो है 7 तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सबसे पहली कॉन्सेप्ट है सेल्फ सफिशिएंट कॉन्सेप्ट, देन एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेल्स कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट में आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब हम वन बाय वन इनका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। सेल्फ सफिशिएंट कॉन्सेप्ट होता क्या है? एक सिंपल चीज़ समझिए, बहुत पुराने ज़माने में चले जाइए जहाँ पर बार्टर सिस्टम भी अवेलेबल नहीं था, उसे कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट कॉन्सेप्ट। जहाँ पर लोगों ने नदी के किनारे पर रहना चालू किया था और थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहाँ पर शुरू हुई थी, और ये वो सिनेरियो था कि जहाँ पर लोग बस हंटिंग करते थे या फिर जो भी उनको प्रोडक्शन मिल रहा है व्हाटएवर, मतलब अगर वो कहीं से जंगल से अगर कुछ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अगर वो कलेक्ट कर पा रहे, या फिर कंदमूले जिसको कहते हैं हम, तो अगर वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर पा रहे तो उसके बेसिस पर यहाँ पर कोई भी मार्केटिंग नहीं होती थी, कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता था, ना ही बार्टर सिस्टम चलता था। तो चलिए हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। व्हेन नोमैड्स पीपल स्टार्टेड टू सेटल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक है, दिस लेड्स टू स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर। जस्ट एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था और नदी के किनारे रहना लोग चालू कर दिए थे। ईच फैमिली वॉज सेल्फ सफिशिएंट, दैट इज़ वॉट इज़ प्रोड्यूस्ड वॉज टोटली कंज्यूम्ड एंड नो सरप्लस वॉज अवेलेबल। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हर दिन खाया जा रहा है, और कोई भी मतलब दिन के एंड में कोई भी सरप्लस वहाँ पर नहीं बचता था। तो उसे हम सेल्फ सफिशिएंट कंसेप्ट कहते हैं। और यहाँ पर मार्केटिंग वॉज अब्सेंट, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसी मार्केटिंग कंसेप्ट्स बताइए कि जहाँ पर मार्केटिंग वॉज अब्सेंट, ओके, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ सफिशिएंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आते हैं एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। When nomads settles on the river banks permanently, then production started increasing and problems of surplus production raise. अब रिवर के पास में सारे लोग रहना चालू कर दिए और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ चालू हो गई। जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ शुरू हो गई वैसे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगा, और जो बचा हुआ प्रोडक्शन है उसका करे तो क्या करें, ये एक समस्या आ गई, और उस वजह से बार्टर सिस्टम का उदय हुआ। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बार्टर सिस्टम कौन से कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ है, तो वो हो जाता है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस लेड्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कॉमर्स एंड ट्रेड इवॉल्व, दैट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब सिंपल है, भाई मेरे पास गेहूँ है, तेरे पास चावल है, गेहूँ के बदले चावल दे दे, और हम एक दूसरे की नीड्स जो है वो फुलफिल कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि कितने दिन हम घर घर जाकर चेक करेंगे किसके यहाँ पर क्या माल अवेलेबल है, राइट। तो उसके लिए एक मार्केट यानी ऐसी एक जगह की रिक्वायरमेंट है जहाँ पर हम हमारे पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वो लेकर जाए और एक्सचेंज कर लें, और उस वजह से मार्केट एग्जिस्टेंस में आ चुका है। तो बार्टर सिस्टम और मार्केट यानी मार्केट प्लेस, ओके, मार्केट स्पेस की बात नहीं चल रही, मार्केट स्पेस तो ऑनलाइन होता है, राइट। मार्केट प्लेस जो है तो उसका जो कंसेप्ट जो आया है वो है एक्सचेंज कंसेप्ट में आया है, ठीक है।
So then it was realized that fulfill the double coincidence of wants, a central locations is needed, and thus market came into existence. At this stage, evolution of marketing took place. Later, money was invented to overcome the limitations of barter system. ओके, ये इतना समझ लीजिए। हमने सबसे पहले सीखा सेल्फ सफिशिएंट कंसेप्ट, जहाँ पर ना मार्केट था, ना ही बार्टर सिस्टम था, और ना ही वहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन था। दूसरा हमने सीखा एक्सचेंज कंसेप्ट, कि लोग रिवर के पास में रहना चालू हो गए एंड उनके पास में सरप्लस आया, बार्टर सिस्टम आया, मार्केट एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, अब और कुछ सालों के बाद में मनी को भी इन्वेंट किया गया। अब हम डायरेक्टली आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट 1869 टू 1930। सिंपल चीज़ समझिए, ये सिनेरियो, ये जो साल बताए जा रहे हैं 1869 टू 1930, ये साल वो है जब अंग्रेज़ों की, मतलब ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश क्राउन की, ऑलमोस्ट अमेरिका से लेके अफ्रीका से लेके हमारे एशिया कंट्री में हर जगह पर उन लोगों का राज चल रहा था, और उनकी वजह से प्रोडक्शन कंसेप्ट मार्केट में आया। तो उनका लॉजिक क्या था कि हमारे देश में से, इंडिया में से जितना भी रॉ मटेरियल लिया जा सकता है वो लिया जाए बड़े ही सस्ते दामों में, और अपने देश में जाके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाए, और वो जो फिनिश प्रोडक्ट है वो अलग अलग कंट्रीज़ में बेचा जाए, चीपेस्ट प्राइस में बेचा जाए, ताकि लोग वहाँ से, मतलब उनका प्रोडक्शन पूरा सेल हो जाए और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो यही है प्रोडक्शन कंसेप्ट। जो अंग्रेज़ों का टाइम था वो अपनी मनमानी से काम कर रहे थे। दिस कंसेप्ट इवॉल्व विद द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एट लोवेस्ट कॉस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। लोवेस्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन करने का काम चालू हो गया था, और उसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कहा गया था। मतलब इस कंसेप्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते। लो कॉस्ट एंड ईजी अवेलेबिलिटी ब्रिंग्स ऑल कस्टमर टू देयर डोर्स। उनकी बस ये सोच थी कि अगर हम सस्ते में अगर माल उपलब्ध कर रहे तो सभी देश या फिर सभी जो लोग हैं कस्टमर से, वो खुद चल के हमारे डोर पे आएंगे कि भैया मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। वही सिनेरियो था। हमारे जो खादी के कपड़े थे ना, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते थे कंपेयर टू टेरिकॉट के अंग्रेज़ों के कपड़े। ठीक है, फिर 1930s के आसपास में वी कैन से दैट लोकमान्य तिलक ने जितने भी कपड़े थे, मतलब जो फिरंगियों के जितने भी कपड़े थे या फिर जो भी प्रोडक्ट्स थे, उनकी होड़ी करी थी। होड़ी मतलब जलाया गया था। ठीक है, तो इस वजह से हमने अपोज भी किया था। तो आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट को जब समझोगे ना, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं। कस्टमर नीड्स एंड वांट्स वेयर सैक्रिफाइस्ड and it was believed that the customer exists to buy the product, not the firm exists to serve the customer। तो आज के ज़माने में कॉन्सेप्ट क्या चल रही है? कस्टमर इज़ अ किंग। कस्टमर जो बोलेगा वैसा होगा, और हमारे लिए कस्टमर केयर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स भी आजकल होते हैं, राइट। लेकिन वो एक ज़माना ऐसा था कि वहाँ पर कंप्लीटली सोचा गया था कि हमें कस्टमर से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, वो क्या सोचता है, उसकी नीड क्या है, वांट क्या है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारा बस एक ही काम है, चीपेस्ट प्राइस में प्रोडक्शन तैयार करना और उसे चीपेस्ट प्राइस में बेचना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को पूरी तरीके से सैक्रिफाइस्ड किया गया था। एक चीज़ समझ लीजिए कि प्रोडक्शन कंसेप्ट ही ऐसा एकमात्र कंसेप्ट है जहाँ पर कंप्लीटली कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सैक्रिफाइस किया गया है। बिल्कुल सोचा नहीं गया है। ठीक है, ये नहीं सोचा गया है कि इंडिया के लोग खादी पहनते तो उनके लिए खादी का प्रोडक्शन किया जाए। आप इस तरीके से ध्यान में रखो। अब है बेस्ड ऑन सेज लॉ, दैट इज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेज लॉस क्या कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स पता है कि जिनकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल है, इस वजह से आप उसको बाय कर रहे हो। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट, और उसमें है सेज लॉस क्या है वो भी आपको लिखना है, और उसके बाद में आपको एग्जांपल्स देने हैं। जैसे मैं अपनी साइड से अगर एग्जांपल दूं तो अभी एक मूवी आई थी गदर 2। ठीक है, अगर वो मूवी नहीं आती तो क्या हम मरने वाले थे, राइट।
या फिर अगर हम देखेंगे कि हमारे देश में कई सारे कैफ़ेज़ है, या फिर वी कैन से जो अदर कंट्री से आए हुए जो है, जैसे चाइनीज़ कहा जाए, या फिर वी कैन से नॉट चाइनीज़ बट जो होते हैं ना बर्गर पिज़्ज़ा वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इनकी हमें उतनी कुछ रिक्वायरमेंट तो थी नहीं कि अगर ये नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या, क्योंकि हमारे पास तो हमारी प्योर गेहूँ चावल की सारी चीज़ें तो हमारे पास है, हमारे पास स्पाइसेस है, तो हमें उनके खाने की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। स्टिल उन्होंने वो मार्केट में अवेलेबल किया है, तो उन्होंने सप्लाई प्रोवाइड किया है, तो हम उन सप्लाई की वजह से प्रोडक्शन मतलब उनका प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। तो आप ये दो एग्जाम्पल छोड़ के कुछ नए एग्जाम्पल्स देना, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट में। प्रोडक्ट कंसेप्ट में फोकस कहाँ पर किया गया है? प्रोडक्ट के एक्सेलेंस पे फोकस किया गया है, समझ रहे हो आप। और इतने हाई लेवल पे प्रोडक्ट का एक्सेलेंस कर दिया गया है कि मार्केटिंग मायोपिया वहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और ये जो मार्केटिंग मायोपिया है वो दिया किसने है? प्रोफेसर थियोडोर लेविट। ये आप पूरी तरीके से याद में रखना कि मार्केटिंग मायोपिया दिया है प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने। मार्केटिंग मायोपिया होता क्या है समझो। जैसे आपकी कोई कंपनी है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास आपकी एक वी कैन से मेटल वाली कंपनी है, ठीक है। आप मेटल से रिलेटेड चीज़ें बनाते हो, खास करके लोहे से बनने वाली चीज़ें आप बना रहे हो। अब आपने डिसाइड किया कि आप ऐसा कुछ पिंजरा बनाओगे कि जहाँ पर चूहों को पकड़ा जाए। आपने अलग अलग तरीके के पिंजरे बनाए, जहाँ पर कभी छोटा पिंजरा बनाया, कभी बड़ा पिंजरा बनाया, या फिर आपने ऐसे कुछ ट्रैपर्स बनाए जहाँ पर कुछ अगर खाना रखा जाए तो चूहा जैसे भी वहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ पे वो ट्रैप होके मर जाएगा या फिर अटक जाएगा। तो ये जो कंपनी होती है ये दूसरे एंगल से सोच ही नहीं पाती। वो ये नहीं सोच पाती है कि वो फार्मास्यूटिकल तरीके से कोई एक प्रोडक्ट बना सकती है, मतलब कहने का मतलब कि कोई ऐसा कोई विष या फिर वी कैन से ऐसा कोई पॉइजन बना सकती है कि जिस पॉइजन की वजह से चूहों को मारा जाए, या फिर ऐसा कोई फ्रैगनेंस या फिर कोई स्प्रे बना सकती है कि जिस वजह से चूहे घर में रुकने से मतलब उनको वो स्मेल सहन ना हो। तो इसके ऊपर वो कंपनी फोकस नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास में वो सारा स्किल नहीं है। उनके पास में बस प्रोडक्शन मतलब किस रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड प्रोडक्शन करने का उनके पास में स्किल है। तो वो उसी तरीके का प्रोडक्ट बनाएगी और इतने हाई क्वालिटी के वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएगी, और इस वजह से कस्टमर की नीड को इग्नोर किया जाएगा। और जैसे कस्टमर की नीड को इग्नोरेंस हो जाएगा, स्टिल कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे कि वो सोचेंगे कि चलो प्रोडक्ट अवेलेबल है, चलो एटलीस्ट जो अवेलेबल है उसको बाय कर लिया जाए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट एक्सेलेंस वॉज अचीव्ड। ओके, second, producers were observed with the product features and quality assurance more than with customers need। मतलब यहाँ पर कस्टमर्स नीड के बारे में थोड़ा बहुत तो सोचा जा रहा है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो फोकस कर रहे अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटीज़ के ऊपर, न कि कस्टमर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। एंड फिर कुछ सालों के बाद में कुछ और कंपनी मार्केट में आती है और वो फिर अपने हिसाब से कुछ जो है प्रोडक्ट्स बना सकती है, मतलब पॉइजन वगैरह बना सकती है, तो वो ऐसे पॉइजन्स बना के काम करती है। तो इस तरीके से दूसरे कंपनी को फिर चांस मिल जाता है जब मार्केटिंग मायोपिया हो जाता है, ठीक है। इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स एंड वेल डिजाइन प्रोडक्ट्स ऑफ गुड क्वालिटी वेयर मेड, ठीक है, उसे कहेंगे हम प्रोडक्ट कंसेप्ट में। इतना सिंपल ध्यान में रखो कि प्रोडक्ट कंसेप्ट में प्रोडक्ट नेम है, मतलब प्रोडक्ट की एक्सेलेंस है, प्रोडक्ट की हाई लेवल की क्वालिटी है, ठीक है, और उसमें कस्टमर की नीड के ऊपर उतना फोकस नहीं किया गया है। और इसी को मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं, प्रोफेसर थियोडोर लेविट। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सेल्स कॉन्सेप्ट 1930 to 1950। अब देखिए, ये वो सिनेरियो था तब जब मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश राज के अंडर में आने वाली जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ थी वो स्वतंत्रता के तरफ चली गई थी, समझ रहे हो आप। और जैसे स्वतंत्र हो रही थी तब सिनेरियो ये आ चुका था। वैसे भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के सिनेरियो में जो अंग्रेज़ों की हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो इन दैट सिनेरियो अब अगर अलग अलग देश अगर स्वतंत्र है तो अंग्रेज अपना मतलब ब्रिटिश लोग अपना जो है जो उनका कंसेप्ट था, प्रोडक्शन कंसेप्ट जो उन्होंने लाया था, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। अभी उनको कस्टमर के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना ज़रूरी था। लेकिन अभी उनके पास में जो प्रोडक्ट अवेलेबल थे वो तो बहुत ही चीपेस्ट क्वालिटी के थे, या फिर वी कैन से सस्ते में अवेलेबल होने वाले प्रोडक्ट्स थे उनके पास में, जैसे टेरिकॉट के कपड़े हो गया या फिर वॉटेवर उनके पास जो भी था। सो अब उन्हें उनका प्रोडक्ट सेल करने के लिए एफर्ट्स लेने पड़े थे, क्योंकि उनका एक तो रेपो नहीं था मार्केट में, लोग उनसे नफरत करते थे। तो अब उनको उनका प्रोडक्ट सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा सेल्स एक्टिविटीज़, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ एंड वी कैन से मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी। तो हियर द मार्केटिंग
मेजर कंसर्न इज टू पुश द प्रोडक्ट बाय अग्रेसिव sales practices. It assumes that consumers will normally not buy unless sales and promotional efforts are taken. Greater emphasis is on increasing the sales than on customer satisfaction. मतलब जितना आप पुश करोगे प्रोडक्ट को, और ये सोचा गया कि अगर हम पुश नहीं करेंगे प्रोडक्ट को, अगर हम लोगों के घर घर जाके या फिर हर किसी को ले लो ना नहीं करेंगे ना, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ बिकने नहीं वाला है. ये सिनेरियो वहाँ पर सोचा गया और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स एक्टिविटी पर फोकस किया गया. यहाँ पर भी कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर फोकस नहीं था. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स कॉन्सेप्ट 1930 to 1950. अब आते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट 1950 to 1960. ये सिनेरियो वो था जब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका था और मैक्सिमम जितने भी ब्रिटिश राज के अंडर में जो कंट्रीज़ थी वो सारी स्वतंत्र हो चुकी थी 1950 to 1960. तो यहाँ पर आ जाती है फिर मार्केटिंग कंसेप्ट. फिर यहाँ पर सोचा जा रहा है कि भैया कस्टमर इज़ किंग, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बारे में सोचो, उसके नीड्स एंड वांट्स के बारे में सोचो. ठीक है, व्हेन कंज्यूमर डिमांड द मैन्युफैक्चरर सप्लाई केम इनटू इक्विलिब्रियम और मैच्योरिटी, द सेलिंग टेक्स प्लेस विथ इफेक्टिव सेल्स फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पर यह सोचा गया है कि कस्टमर की डिमांड और मैन्युफैक्चरर का सप्लाई अगर एक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है, या फिर एक मैच्योरिटी पे आ जाता है कि हाँ भैया कस्टमर की भी यही रिक्वायरमेंट है और मैन्युफैक्चरर भी उसी तरीके का सप्लाई करे, तब जाके भैया तुम्हारा, और एक तरीके से अच्छे से अगर आप सेल्स फोर्स अगर आप वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो. सेल्स फोर्स होता क्या है? ठीक है, तो ये एक सिंपल कंसेप्ट समझ लो कि सेल्स फोर्स होता क्या है. सेल्स को फोर्सफुली किसी प्रोडक्ट को बेचना, ऐसा होता है क्या? बताओ. देखो, सेल्स फोर्स एक सिंपल वर्ड समझो. फोर्स क्या होता है? अगर आप कुछ सालों पहले तो एक मूवी भी आया था ना फोर्स करके, ठीक है, जॉन अब्राहम थे शायद. तो फोर्स मतलब क्या है? एक प्रकार पुलिस फोर्स होता है. मतलब क्या होता है? सिंपल एम्प्लॉय समझो. ठीक है, सेल्स फोर्स मतलब सेल्स एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे, अगर आप अच्छे से सेल्स एम्प्लॉयज़ वहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, इफेक्टिव सेल्स एम्प्लॉय बोला गया है. और अच्छे से अगर आपका कस्टमर का डिमांड अगर आप फुलफिल कर रहे हो और अच्छे से आप मैन्युफैक्चरर अगर प्रॉपर प्रोडक्ट को मतलब क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट बिकेगा. ये वाली सोच क्रिएट हो गई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में. बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन कस्टमर वॉज कंसिडर्ड सेंट्रल टू बिजनेस. हाँ, अब कस्टमर जो है ना वो सेंट्रल प्लेस पे आ चुका था. ठीक है, वो सोच सकता था कि उससे कहाँ से बाय करना है, क्योंकि कंपटीशन तो अभी बढ़ चुका है. सारे देश स्वतंत्र हो चुके हैं और सारे के सारे देश इस प्रॉब्लम में थे कि वो किस तरीके से अपना जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो भी डेप्थ है, वो किस तरीके से वो निकाल सकते हैं. और इन सब के प्रॉब्लम से निकलने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन करना चालू कर चुके थे. हमारे देश ने उस वक्त एग्रीकल्चर को टॉप लेवल पर लिया था. देन firms started taking more marketing efforts with high level of production. This is like a production concept, but it seeks customer needs and aims to dispose of what is produced. ठीक है, क्योंकि सीन ही वैसा था कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लोगे तो चीपेस्ट प्राइस में बनेगा, और जितना आप प्रोडक्शन बेचोगे, जितना ज़्यादा आप सेल करोगे, उतना आपके देश की जो भूखमारी है, जो बहुत ही बुरी सिचुएशन हर किसी देश की थी, वो वहाँ से निकल पाएंगे. तो यहाँ पर कस्टमर के नीड्स की तरफ तो देखा जा रहा था, लेकिन कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा माल को एम्स टू डिस्पोज व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो और ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की जैसे ही था. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्रिएट करो, चीपेस्ट प्राइस में क्रिएट करो, चीपेस्ट प्राइस में सेल करो. ठीक है, और यही सेंटेंस को उठाया गया था क्वेश्चन में, जो हमारा अभी क्वेश्चन चल रहा था. अब ये चीज़ समझो कि क्या ये सेंटेंस मैंने खुद ने बनाया है? नहीं, ये सेंटेंस अच्छे खासी बुक्स जैसे फिलिप कोटलर की बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, ऐसे बुक्स में से ये वर्ड्स यानी सेंटेंस उठाए गए हैं. और इसी तरीके के सेंटेंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आप समझो कि ये प्रोडक्शन कंसेप्ट के जैसे था, एंड यहाँ पर कस्टमर्स की नीड एंड को भी देखा जा रहा था, और यहाँ पर जितना हम डिस्पोज कर सकते प्रोडक्ट को उतने तरफ, मतलब प्रोड्यूस जो भी हमारा हुआ है उसको डिस्पोज करने पर फोकस किया गया था. नेक्स्ट आते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट 1960 ऑनवर्ड. ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही एडवांस वर्जन है. इट डील्स विथ broadening of marketing concept. It says that the company must satisfy the customer
but also fulfill its responsibility of society. So responsibility to society. To make a safe future for them, firm must follow practices to develop the economic and societal कंडीशनर वेयर दे ऑपरेट. यहाँ पर सिंपली चीज़ सोची जा रही थी कि भैया हमने अभी प्रोडक्शन भी कर लिया, हमने प्रोडक्ट का जो कस्टमर की जो नीड है वो भी हमने समझ ली है. अब हमें थोड़ा उससे भी आगे बढ़कर हमें सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तरफ भी हमें सोचना पड़ेगा. तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज जो होती है आजकल, तो वो आ गया ना कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको कोई तो भी सोशल एक्टिविटी करनी होगी. तो ऐसे कई सारे रूल्स अभी बन चुके हैं. क्योंकि क्या हो जाता है ना कि अगर मान लीजिए कोई चमड़ा कंपनी है, मतलब लेदर कंपनी है, और वो लेदर कंपनी बैग्स बना रही है, शूज़ बना रही है, तो ऐसी कंपनीज़ का प्रॉब्लम क्या होता है, उनके थ्रू बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है. और इनके थ्रू मतलब इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है कि जो नॉर्थ साइड है, दिल्ली साइड, यहाँ पर आगरा वाला जो एरिया है, वहाँ पर तो आगरा का जो ताजमहल है वो तो मतलब उसका तो कलर ही चेंज होते जा रहा है. समझ रहे हो आप? एसिड रेन्स हो रहे हैं हर जगह पे. तो कहने का सिनेरियो ये है कि सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये सिनेरियो देखा जा रहा था कि अगर आपकी वजह से अगर एनवायरनमेंट के लॉसेस हो रहे तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करो. तो कुछ कंपनीज़ क्या करती है ना, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करेगी. कुछ कंपनीज़ जो होती है वो जो अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ करेंगे, कुछ CSR एक्टिविटी करेगी, कुछ ग्रीन मार्केटिंग करेगी, या फिर कुछ लेस टॉक्सिक पैकेजिंग जो होती है या फिर रिसाइकल प्रोडक्ट्स होती है, इनके ऊपर वो वर्क करेगी. ठीक है, तो हम समझते हैं टू मेक अ सेफ फ्यूचर फॉर देम फर्म मस्ट फॉलो प्रैक्टिसेस टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटल कंडीशनर वेयर दे ऑपरेट. वैल्यू डिलीवरी इज गिवन प्रेफरेंस ओवर कस्टमर ओरिएंटेशन. देन यहाँ पर आते हैं सेफ एंड लेस टॉक्सिक पैकिंग, रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स, CSR, ग्रीन मार्केटिंग, देन बिजनेस इथिक्स ETC इज इंक्लूडेड. उसके बाद में ये 12th नंबर का क्वेश्चन आ जा रहा है. तो कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन के चलते हमने बहुत सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश करी गई है. ये कोर्स आपको मतलब ये जो टेस्ट सीरीज़ कोर्स है, यहाँ पर आपको जितने भी मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर्स अवेलेबल है उनके ऊपर आपको टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है. स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऐप को डाउनलोड करें और उस ऐप में आपको सारा कंटेंट डिटेल में मिलेगा. चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ मिलेगी. एग्जाम लेवल आपको कुछ 10 से 12 पेपर मिलेंगे. एग्जाम लेवल ही मतलब थोड़े इजी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे आपको 60 क्वेश्चंस वाले और 10-12 पेपर अवेलेबल होंगे. देन आपको वी कैन से ऑथर्स के ऊपर अलग से आपको ऑथर्स एंड थेरीज के ऊपर आपको अलग अलग पेपर्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे. बहुत ही डिटेल में प्रोडक्ट को बनाया गया है. 2-3 साल की मेहनत लगाकर उस कोर्स को बनाया गया है. तो आप अलग अलग जगह पे आपके पैसे वेस्ट ना करें. इवन मैं आपको कहूँगा कि आपको बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इतने डीप में अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो एक एक क्वेश्चन का, तो आपको कहीं से भी कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर कर दी चुकी है. एक बार आप इस कोर्स के थ्रू जाते हो, इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अगर आप जाते हो, तो उसके बाद में आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन डायरेक्टली लगा सकते हो और वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है. ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे. मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ. अगर आपको ये क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है, वॉट एवर योर फीडबैक, आप फीडबैक दे सकते हो. आप ऐप डाउनलोड करो. ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा, चैट सेक्शन. वहाँ पर आप डायरेक्टली वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो. डायरेक्टली वो मैसेज मेरे तक पहुँचेंगे. इस तरीके से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस आगे के करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको उस तरीके से आपको मैं डेवलप करके कोई वीडियोस बना के मैं आपको शो कर सकता हूँ. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with specialist officer and make your UPSC SSC academics dreams come true. Download the app now.